ये चित्र है बेटा, और ये हमारे भारत के डॉलर के मुकाबले पैसे की एक तस्वीर है। आप अगर चाहें तो कुछ इसको आज़ादी के समय से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट 1 USD टू 1 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 1947 यानी देश जब आज़ाद हुआ। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया रोज़ाना मतलब तबाही में जा रहा है। अभी कल शाम तक का हालात ये था कि 50 पैसा रुपया और गिरा और 96 रुपया 14 पैसे हो गया। 96 रुपया 14 पैसे। और यह बात 95 रुपया 64 पैसे से 50 पैसा जोड़ेंगे तो ये 96 14 रुपया। हालात ये हैं कि हमको लग रहा है कि जो स्थितियां हैं जिसके रीजन मेन जो रीजन में देखेंगे तो एक रीजन तो ये भी चल रहा है आजकल जो चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन मेरे भाई रीजन की भी रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए ना, कि हर रीजन हमारे पे ही पहाड़ बन के गिरेगा। लेकिन हमारा, मैं इसीलिए सोचा कि आज आपको एक बार परिचय कराता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर के आज तक डॉलर और रुपए का क्या रिश्ता रहा है। उसे से आप अंदाजा लगाइए कि हम समय के साथ कुछ क्या ऐसी चीज करनी थी जो नहीं कर पाए, और डॉलर के मुकाबले रुपया जमींदोज होता रहा। अब तो जमींदोज ही बोलेंगे। 1947 में 3 रुपया 30 पैसा था। हाँ, 1947 में 3 रुपया 30 पैसा था। 1949 में 4.76 यानी 4 रुपये 76 पैसा था। ये $1 के मुकाबले है। बार बार हम डॉलर नहीं बोल रहे हैं, है ना। और आप 1966 में थोड़ा लंबा चले गए, 7.50 था। 75 में आएंगे 8.39। मतलब आप कहीं पर घटता हुआ दिखेगा तो मुझे बता देना। और 80 आया तो रुपया है मजबूत हुआ था। यानी रुपया जब 1947 से अपनी यात्रा पर निकला तो 80 आते आते 6.61 पे हुआ, एक बार मजबूत होता है। 10 साल के बाद रुपया 17 रुपए में चला गया और $1 के मुकाबले। और यही 2000 में 44 रुपया। गौर करना, 80 में 6 रुपया 41 पैसा, 90 में 17 रुपया 1 पैसा, 18, लगभग 3 गुना के आसपास। और 44.31 10 साल, ये हर 10 साल के बाद डिफरेंस है। ST 90 एंड 2000, ठीक है। 2005 5 साल के बाद यह रुपया एक बार मजबूत हुआ ना, 44 रुपये 31 पैसे से 43 रुपये 50 पैसा। आपको मैं यहाँ किसी सरकार की तारीफ का मसला नहीं है। देखो, आप जरा यहाँ तक तो समझ गए हैं। अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पे कहाँ पे थे, 80 में, हाँ 80 में देखें तो 6 रुपये 61 पैसा पैसा दिखाई देता है रुपया। ठीक 10 साल के बाद लगभग 3 गुने के डिफरेंस पे 17 रुपया 1 पैसा। आप 90 से 2000 के बीच की सरकारों को देखिए। 1989 का इलेक्शन ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द, 1991 का इलेक्शन, फिर 96 का इलेक्शन, फिर 98 का इलेक्शन, फिर 99 का इलेक्शन। यानी हमारे यहाँ सरकारों की अस्थिरता रही है। हालांकि नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल चली थी, उसके बाद देखे 96 के इलेक्शन के बाद फिर 98 में इलेक्शन, 98 के बाद फिर 99 में इलेक्शन, फिर उधर 89 में इलेक्शन हुआ था, फिर 91 में इलेक्शन हुआ था। मतलब जो टर्बुलेंस का मतलब गवर्नमेंट को लेकर के था, अस्थायित्व तो चल रहा था, उस बीच में रुपए, अगर रुपया देखें कि 90 से 2000 के बीच में 17 रुपया 1 पैसा से 44 रुपये 31 पैसा पे देख रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं 2.5 गुने से ज्यादा की गिरावट आई। ये गिरावट लीजिएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ठीक 5 साल के बाद
ये रुपया थोड़ा सा मजबूत हुआ, 43.43 रुपया हुआ। ठीक, 1 साल के बाद ये रुपया 46 रुपए 92 पैसे पे चला गया। आपको याद दिला दूं कि ये मनमोहन सिंह का कार्यकाल है। 2004 से वाजपेयी साहब चले गए, मनमोहन सिंह साहब आए। तो उनके टाइम में आते ही, मतलब जो भी रहा हो बीच में, ईयर तो यहाँ पे नहीं है, रुपया थोड़ा इस 2000 की तुलना में हो सकता है धीरे-धीरे आया हो, यहाँ ठीक दिख रहा है। बट यहाँ फिर वो होगा, यहाँ 7 में आएँगे, फिर ये 49 से 32, 49 रुपए 32, लेकिन 8 आते-आते रुपया फिर एक बार मजबूत हुआ। देख रहे हैं? काफ़ी ठीक-ठाक स्थिति में है, 43 रुपए 30 पैसा। 9 में यही बहुत तेज़ी से उछाल लगा कि 5 रुपए का डिफरेंस आ गया, 48 रुपया 82 पैसा। 2010 में एक बार फिर रुपया मजबूत हुआ, 46 रुपया इसमें 2 पैसा। 2011 आते-आते रुपया फिर मजबूत हुआ। यहाँ से देखिए, यहाँ तुलना में बढ़ा, यहाँ मजबूत हुआ, यहाँ। लेकिन फिर 12 आते-आते रुपया 53 में चला गया। 13 आते-आते रुपया 54 रुपया 78 पैसा और 14 आते-आते 60। एक प्रकार से जब यहाँ पर फिर अदला-बदली होती है सरकार की, यहीं से मोदी साहब की शुरुआत होती है। ठीक है? अब 2015 किसका कार्यकाल था? मोदी साहब का। पैसा बढ़ा, मतलब रुपये का मूल्य गिरा। 16 में आएँगे 67 रुपया फिर, लेकिन 17 में एक बार स्थिति 64 रुपया 94 पैसा, मतलब कमज़ोर हुआ थोड़ा, मतलब तुलनात्मक डॉलर कमज़ोर या कहें रुपया मजबूत हुआ यहाँ पे। ठीक है? अब नेक्स्ट हमको देखना है, नेक्स्ट कैसे करेंगे? छोटा कर देते हैं इसको। 17 में आए, 18 में 70 रुपया 64 पैसा हो गया। आप लगातार देखते जाना। एक बार आप सिर्फ यहाँ से देखो, 14 में रिजीम चेंज होती है। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मोदी साहब का पर्दापण होता है और उनके कार्यकाल में एक बार देखेंगे तो रुपया मजबूत होता है। 64 रुपये 94 पैसा जब होता है डॉलर के मुकाबले, जो कि 67 रुपये 63 पैसा या 66 रुपये 79 इसके तुलना में। लेकिन उसके बाद 70 रुपया 18 में, 19 में आएँगे 72 रुपया, कुछ पैसा आगे है। 2020 में 74 रुपया, 21 में 75 रुपया, 22 में 81 रुपया, 24 मई तक की बात है, डेटा थोड़ा वैसे 83 रुपया। लेकिन 24 मई से अब तक में जाएँगे। मैं आपको बता दूँ 2025 खत्म होते-होते रुपया 90 के आस-पास पहुँच गया था। 2025 खत्म होते-होते यानी 90 की बाउंड्री को पार कर गया था ऑलमोस्ट, और अभी बामुश्किल से साढ़े 4 महीना 26 को आए हुआ है, रुपया 96 रुपया 14 पैसे हो गया। यानी करीब-करीब आप कह सकते हैं कि 25 से अब तक हर महीने लगभग ₹1.5 से ज़्यादा रुपया कमज़ोर हुआ है, लगभग ₹1.5, और यह रुक नहीं रहा है। रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि या तो रोका नहीं जा रहा है ना? या तो रोकने का इल्म नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस समय आज की तारीख में 96 रुपया 14 पैसा $1 के मुकाबले हमारी हालत है। जबकि आपने पहले देखा था कि हम 3 रुपया कुछ पैसे से यात्रा किए थे 47 में। हम कहते हैं ना कि बेवफ़ा होते-होते ही उसमें भी बेईमानी कर गए। जब बेवफ़ा थे तो ईमानदारी से भी बेवफ़ा होते। क्यों? इसमें हालात क्या इससे पैदा हो रहे हैं? अब मैंने कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं सोचा कि ऐसे बोलूँगा तो कुछ पॉइंट छूट जाएँगे। कुछ पॉइंट इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए, रुपए में गिरावट के जो कारण हैं, ये जो रुपया हमारा जमींदोज़ हो रहा है धड़ाधड़, है ना? जो धड़ाधड़ गिर रहा है, धड़ाधड़, ठीक है? इसके कारणों में जाएँगे तो मैं एक तो मिडिल ईस्ट का तनाव है, राइट? मिडिल ईस्ट का तनाव में आप अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, हार्मुज़ जो खाड़ी है वहाँ से जो, है ना? वो क्या था, रूट जो सप्लाई बाधित हुई थी वो सब देख लिया था। हालाँकि अभी मामला पहले जैसा तो नहीं है कि लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तो मिडिल ईस्ट का तनाव आप समझ लीजिए।
दूसरा कच्चे तेल का दाम। हाँ, भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा, कहीं-कहीं डेटा 87% का भी मिलता है, ज़्यादा कच्चा में तेल मंगाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारा जो तेल का होता है ब्रेंट क्रूड है, मालूम है ब्रेंट क्रूड, इस समय $160 प्रति बैरल चल रहा है। इससे तेल महँगा हो गया, भारत को अधिक डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। अच्छा, डॉलर भी चुका रहा है और रुपए का गिरने के कारण कीमत हम ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है? मजबूत होता डॉलर इंडेक्स। अब एक कहानी और है। ये कहानी ये है कि दुनिया के 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर इंडेक्स इस समय 99.05 के स्तर पर पहुंच गया है। जब डॉलर ग्लोबल मार्केट में मजबूत होता है, ये लाइन ज़्यादा सुनने लायक है। जब डॉलर ग्लोबल मार्केट में मजबूत होता है तो रुपया, हाँ, रुपया और अन्य एशियाई करेंसी कमजोर हो जाती है। ठीक है ना? अब बढ़ती महंगाई का डर। भारत में थोक महंगाई दर 3.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, 8.30 के साथ, जिस पर आप लोगों ने कल सवाल का उत्तर भी लिखा है। एनर्जी की बढ़ती कीमतों ने इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को खतरा बढ़ गया है, जिससे इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स बिगड़ गए हैं। डॉलर महंगा, भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा, क्योंकि हम कोई भी चीज को जब मंगाएंगे, है ना, तो महंगा हो जाएगा। और कोई चीज को भेजेंगे तो हम भेजने के मामले में उतने मजबूत तो हैं नहीं। और हमारा जो पैसा है, देखो डॉलर अगर हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है तो हम मजबूत हो जाएंगे, और घट रहा है तो घटेगा ही। अब क्रूड ऑयल जो अगर मान लो चलो 160 डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन $1 देने के लिए अब 96-14 पैसा देना पड़ेगा ना। अरे यार, कल तक हम 95 रुपये 64 पैसा दे रहे हैं, आज चुकाना है तो कितना देना पड़ेगा? ये तो इतना तो यार साहूकार भी हमारे पुराने जमाने में नहीं लूटे जितना डॉलर से हम लूटे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ एक दो बातें और बता देता हूँ। मिडिल ईस्ट संघर्ष को दशकों का सबसे गंभीर एनर्जी संकट माना जा रहा है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें, कच्चे तेल महंगे होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा है। जरूरी सामान मंगाना जैसे एलपीजी है, प्लास्टिक है, अन्य पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की सप्लाई प्रभावित हुई है। ठीक है, महंगाई का डर में आप देखेंगे तो डॉलर महंगा होने से पेट्रोल, डीजल और इंपोर्टेड सामान महंगे होंगे, जिससे रिटेल महंगाई बढ़ सकती है। मैंने कल ही बोला था ना कि अगर थोक में बढ़ा है तो खुदरा बढ़ के रहेगा। हाँ, विदेश में पढ़ाई लिखाई, विदेश जाने में पढ़ाई लिखाई डॉलर अब ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। विदेश जो पढ़ने जाते हैं, डॉलर ये हो रहा है तो उनको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अभी आप टिकट ही लो, ज़्यादा हो जाएगा। विदेश में रहना सहना ज़्यादा हो जाएगा, है ना, खर्च ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राइटर्स के सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे आपको मैं बता रहा हूँ, राइटर्स के सर्वे के मुताबिक अप्रैल में ओपेक देशों का तेल उत्पादन पिछले 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर रहा है। कारण ये थे कि तेल सब वहीं फारस की खाड़ी में और यहाँ वहाँ सब जहाज रुके हैं, आ जा नहीं, कुवैत फुवैत सबका कोई, मतलब ये जितने भी कतर फतर है सबका तेल उल तो जा नहीं रहा कहीं, हार्मुज के कारण, संकट के कारण, आप समझ गए ना। तो 2 दशक में तेल कंपनियां क्यों तेल उत्पादन करेंगी? 2 दशक की तुलना में सबसे कम तेल उत्पादन, मतलब निचला स्तर रहा सबसे। सऊदी अरब को सीईओ अमीन नासिर ने चेतावनी दी। अरामको के सीईओ, एक कंपनी है अरामको, उसका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने चेतावनी दी कि स्टेट ऑफ हार्मुज से तेल निर्यात में रुकावट के कारण बाजार में स्थिरता आने में 2027 तक का समय लग सकता है। बात को समझिएगा। हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ देश की हालत ठीक होने में 4-6 महीने लगेंगे,
लेकिन अगर थोड़ा सा दूरदर्शी सोचिए तो लोग आगे का 1 साल और लेके बैठे हैं, 27। इससे हर हफ्ते करीब 10 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। एक हफ्ते में 10 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज अगले महीने खुल भी जाता है, इस लाइन को गौर देना, अगले महीने खुल भी जाता है तो भी तेल की कीमत इस साल $100 प्रति बैरल, $100 के आसपास बना रहेगा, है ना, खुलने के बाद भी। यानी कि जो तेल की कीमत है उसमें बहुत अंतर नहीं आने वाला। और अगर हमारा रुपया इसी तरीके से धराशायी होता रहा तो भले ही हार्मुज खुल जाए, हमको तेल महंगा ही मिलेगा। इस समय ऐसा माना जा रहा है, जैसे आपने देखा कि 3 रुपया डीजल पे, 3 रुपया पेट्रोल पर सरकार ने महंगा कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। बावजूद इसके तेल कंपनियां 25-30 रुपये लीटर घाटे में चल रही हैं। कैसे झेल रही हैं? हालांकि यही मुनाफा में भी कमाते हैं, लेकिन ये हमको आज तक यही नहीं समझ में आता, ये ढोंग क्यों? हाँ, तेल कंपनियां घाटे में चल रही। इसी देश में 2020 अप्रैल के महीने में, कोरोना के टाइम में $20 प्रति बैरल तेल था। तब भी तेल की कीमत 10 मई 2020 को 10 रुपये लीटर और पेट्रोल पर शायद 12, डीजल पर शायद 12-15 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया था। क्योंकि तेल कम खरीदेंगे तो इकोनॉमी लॉस भी होगी, चक्का जाम है, हवाई जहाज उड़ते नहीं, ट्रक चलते नहीं, बस चलते नहीं, लोग निकलते नहीं, कमाई हो नहीं रही है। और उस साल का आपको ताज्जुब होगा, 32,000 करोड़ रुपया, 32,000 करोड़ रुपया ही जीएसटी का टैक्स का कलेक्शन हुआ था। आज अगर टैक्स का कलेक्शन देखेंगे तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास होता है। यानी तब आज की तुलना में 6 गुना कम कलेक्शन थे टैक्स के। टैक्स कौन देगा जब सर्विस नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, टैक्स देंगे वहां से। ठीक है, इतना समझ गए? रिपोर्ट में कहा गया है कि रास्ता खोलने के बाद भी लॉजिस्टिक और टैंकरों की कमी के कारण सप्लाई सामान्य होने में समय लगेगा। प्रधानमंत्री की अपील और सरकार के बड़े कदम। रुपए में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते देशवासियों से विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, देखे होंगे कि क्या हुआ था विदेशी मुद्रा भंडार में, उसे ध्यान में रख करके कुछ अपील अभी नहीं किए थे क्या? फजूल खर्ची कम करें और देश हित में वगैरह वगैरह बोले थे ना। हाँ, तो अब उनके बोलने का क्या असर हो रहा है वो तो कम ज़्यादा लोगों पर हुआ ही होगा, लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ने से असर साफ साफ दिखेगा आपकी थाली पे भी, आपके और भी चाल चलन जितना भी आना जाना है उन सब पे भी। मतलब आपके कपड़े पे दिखेगा, आपके खाने में दिखेगा, आने जाने में दिखेगा, विवाह बारात में दिखेगा, ये रैपिडो से जो चलते हैं इस पे भी महंगाई दिखेगी। अब वो भी तो तेल से ही चलाता है ना, सब कुछ महंगा सा हो जाएगा। किताब कॉपी आपको महंगा लगेगा, दूध दही महंगा लगेगा। दूध वालों ने 2-2 रुपये बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया ना। हाँ, बढ़ा दिया, वो बड़ा, अरे वो तो बहुत इंतजार में रहते ही हैं, कब वो आए और कब हमारा कलम कर दें। तो कुल मिला के बच्चा ये जो है सही नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। महंगाई 3.5 साल की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक 8.30% के साथ बहुत तेजी से बढ़ गई है। खुदरा महंगाई बढ़ना तय है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से थाली में भोजन में बढ़त होके रहेगी। भले ही मिडिल ईस्ट इश्यू हो, भले ही किसी तरीके की हमारी टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, जनता को क्या चाहिए? जनता ये सब जानना नहीं चाहती है। जब मैं आईएएस की तैयारी करता था तो जब रिजल्ट आता था, कभी बोल रहे होंगे, तो जब गांव जाते थे तो पिताजी को इस बात का लेना देना नहीं होता था कि आपका इकोनॉमी कमजोर है, आपका साइंस टेक अच्छा नहीं है, आपने ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने पॉलिटी में क्वेश्चन छूट गया या नहीं समझ में आया। उनको इस बात से लेना देना नहीं होता था। उनका सिर्फ एक ही सवाल होता था, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बस।
अगर सिलेक्शन हुआ है तो आप सिलेक्शन हुआ बताइए, नहीं हुआ है तो छोड़िए, अगले साल के लिए करिए, लेकिन उसको आप दलील देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माँ-बाप को इस बात का दलील से कोई मतलब नहीं है कि कोचिंग में आपने मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ा, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे सिंपली ये मतलब है कि आपका रिज़ल्ट आया, आपका क्या हुआ? नहीं हुआ तो आगे करो, हुआ तो ठीक है। उनको आपका सिलेबस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रूड ऑयल का क्या इश्यू है, मिडिल ईस्ट का क्या इश्यू है, हार्मूज का क्या इश्यू है? अरे देश की जनता को तो अपने मुसीबतों के आगे, अपने घर की समस्या के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वो हार्मूज कहाँ पहुँचेंगे? उनको तो सिर्फ़ ये मतलब है कि हमारी ज़िंदगी चल रही है कि नहीं। इसलिए वोट देने का काम उनका है, सरकार आप चला रहे हैं, आला अफ़सर आप हैं, प्रशासन आपके पास है, इकोनॉमिस्ट आपके पास हैं, बुद्धिमान आपके पास हैं, देश की हालत कैसे सुधरेगी आप देखो। जनता को तो सस्ता चाहिए, उसकी कमाई हो और उसी कमाई में उसकी दुहाई हो, बल्ले-बल्ले रहे, जो बोले सो निहाल रहे। आप कहानी बताएँगे कि ये दिक्कत, वो दिक्कत, कोई सुने-ऊने का नहीं। किसी की बेटी की शादी है, उसको लगेगा मेरी बेटी की शादी निपट जाए, उसके तक तो सूचना नहीं पहुँची होगी, पीएम सोना नहीं खरीदने के लिए बोले, कइयों को सूचना नहीं होगी। उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। देखो, पेट्रोल और डीज़ल 3-3 रुपए महँगा हुआ, दिल्ली में पेट्रोल ₹97 ₹77, देहरादून में कितने का है? ₹97 कुछ पैसा का है, यहाँ भी। डीज़ल की कीमत ₹90 67 पैसा दिल्ली में। यह दाम 15 मई से लागू हो गया, करीब 2 साल बाद ये तेल में बढ़ोतरी हुई। कंपनियां अभी भी पेट्रोल और डीजल में 25-30 रुपये का घाटा सह रही हैं प्रति लीटर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी 79 रुपीज़ 9 पैसे में मिल रही है।